एक बार फिर से मैं आप सभी को नमस्कार करती हूँ। आज मैं राही पब्लिकेशन के लाइव पेज पर हूँ। मेरा नाम डॉक्टर धन्यवाद सुशील जी। और मैं अब कुछ पंक्तियाँ आपको बताती हूँ अपने जीवन के बारे में, अपनी जीवन यात्रा के बारे में। मेरा बचपन जो है वो तराई के हिमालय की तराई में गुजरा है और मेरा जन्म पीलीभीत, एक डिस्ट्रिक्ट आपने सुना होगा। पीलीभीत में एक बहुत छोटी सी जगह है पूरनपुर, वहाँ के घोर जंगल में मेरा जन्म हुआ। और क्योंकि मेरे फादर जो थे एक फॉरेस्ट ऑफिसर थे, तो उस समय उनकी पोस्टिंग वहाँ पर थी। और लगभग 20 साल के बाद मैंने वो स्थान भी जाके देखा कि जहाँ पे मेरा जन्म हुआ था। और उसके बाद ट्रांसफरेबल जॉब होने के कारण मेरे फादर का यूपी में बहुत जगह रहना हुआ। मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो मुजफ्फरपुर से स्टार्ट हुई। उसके बाद मिर्ज़ापुर, कानपुर, गोंडा, बलरामपुर, लखनऊ, उरई, तमाम जगहों पर हम लोगों का रहना हुआ। और इस दौरान आप जगह जगह की भाषा और जगह जगह के कल्चर से रूबरू होते हैं, तो वो एक तरीके से हमारे संस्कार में, या यूँ कह लीजिए कि हमारी भाषा में हर प्रकार से आप साथ होते चले गए। तो जब मैं अपनी रचनाएं लिखती हूँ तो बहुत सारे स्थानीय शब्दों का उसमें उपयोग होता है। लोग पूछते हैं कि ये आपने कहाँ सीखा। तो ये सीखता नहीं है, ये खुद ब खुद आत्मा में समा जाता है। आप जहाँ रहते हैं वहाँ देखते हैं और समझते हैं। तो जी, हिमालय की तराई में मेरा जन्म हुआ था। और जो जहाँ तक मुझे होश आता है कि मैं 6-7 में थी, बलरामपुर में उन दिनों हम लोग रहते थे। तो उस समय मुझे डांस सीखने का मौका मिला। मैंने कथक की शुरुआत वहीं से की थी। तो जब कथक डांस मैंने सीखना शुरू किया तो मुझे लगा बस यही वो चीज़ है जिसमें मुझे कैरियर बनाना है, मैं तो अब बड़ी होकर डांसर बनूंगी। और उस समय में हमारे गवर्नर थे एम चेन्ना रेड्डी। तो एक परफॉर्मेंस में मुझे उनके हाथों पुरस्कार मिला। तो वो एक बहुत बड़ा मेरे लिए एक अचीवमेंट था कि उनके हाथों मुझे पुरस्कार मिला है। और इसके बाद मतलब कुल मिला के ये था कि मुझे कला की दुनिया में कुछ करना है, चाहे नृत्य में, चाहे चित्र भी थोड़े बहुत बनने लगे थे कि स्केचेस वगैरह बनाते रहते थे हम लोग। तो एक बार मैंने स्कूल में भी वहाँ पे प्राइज़ लिए ड्राइंग में, पेंटिंग में। अब मेरी लाइफ में जो एक टर्निंग पॉइंट आया वो ये था कि एक हमारे पास में ही घर के एक प्रोफेसर रहते थे, मुझे उनका नाम भी अभी याद है, डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव। तो वो थे तो साइंस के प्रोफेसर, लेकिन वो इतनी सुंदर मूर्तियाँ गढ़ते थे कि उनको देख के मैं इतनी मंत्रमुग्ध हो गई कि अब मुझे लगा कि नहीं, मुझे तो अब या तो मूर्तिकार बनना है या चित्रकार बनना है। तो ये एक माइंड में चेंज हुआ मेरा कि नहीं, मुझे अब चित्रकार बनना है। तो मैंने फिर आगे चल के कानपुर में आके, जब हमारी उच्च शिक्षा शुरू हुई तो मैंने कानपुर में आके ड्राइंग एंड पेंटिंग में एमए किया और उसके बाद उसी विषय में पीएचडी की। उसके बाद मेरा विवाह हो गया, मैं भोपाल चली गई। भोपाल में भी मेरा एमपी में, क्योंकि हस्बैंड भी मेरे ट्रांसफरेबल जॉब में थे, तो चारों तरफ ट्रांसफ़र्स होते रहते थे। मैं बहुत दिनों तक छत्तीसगढ़ में भी रही और वहाँ का जो कल्चर है वो आपको कई बार मेरी पेंटिंग्स में दिखेगा। मैंने आदिवासियों पे बहुत पेंटिंग्स बनाई हैं, उनके श्रृंगार करने पे, उस हरितिमा पे, उस घने जंगल को देखकर मुझे अपने पेंटिंग के सब्जेक्ट भी बहुत सारे मिले। और वहाँ पे मेरी मुलाकात एक बार डॉक्टर मेहरुन्निसा परवेज़ से हुई, तो वो भी एक बहुत बड़ा मेरे लिए सौभाग्य था। और इसके बाद जब मैं भोपाल में रहती थी तो मालती जोशी जी, वो भी मेरी पड़ोसन थी वहाँ पर। आजकल तो वो दिल्ली में रहती हैं, तो ठीक मेरी पीछे वाली लेन में वो रहती थी, उनसे भी मुलाकात का मौका मिला। तो एक तरीके से साहित्य के प्रति भी मेरी रुचि आती चली गई और ड्राइंग अपनी जगह चल रही थी।
अब चूंकि शादी हो गई थी तो थोड़ा सा ब्रेक होता है शादी के बाद। आप कुछ चीज़ें अपनी पीछे करनी पड़ती हैं, क्योंकि बच्चे हो गए। बच्चे भी एक भगवान का बहुत बड़ा क्रिएशन है, तो उनको भी मुझे संजोना था। तो एक थोड़ा सा एक गैप आया लाइफ में कि कभी कुछ किया और कभी नहीं किया। बीच बीच में मैं कोई एक आधा रचनाएं लिख लेती थी या एक आधा पेंटिंग बन जाती थी, लेकिन एज ए प्रोफेशन मैंने उसको नहीं लिया कि मुझे क्या करना है। अच्छा, पीएचडी की थी तो मुझे नौकरी भी करनी है, तो नौकरी के लिए फिर मैंने एमपीपीएससी का एग्ज़ाम दिया। एमपीपीएससी का एग्ज़ाम मैंने मेरिट लाके पास आउट किया, लेकिन फिर कुछ सरकारी और लोक सेवा आयोग का जो कुछ उन लोगों का था कि कुछ पोस्ट ज़्यादा क्रिएट हो गई हैं और सिलेक्शन ज़्यादा लोगों का हो गया है, पोस्ट कम थी, तो फिर वो भी एक तरीके से किनारे हो गया कि ठीक है, जब देखा जाएगा आगे चल के करना होगा तो करेंगे। ठीक है, नौकरी नहीं हुई, लेकिन कुछ तो करना था। जो आप सभी लोग क्रिएटिव हैं, जितने लोग जुड़े हुए हैं, इस समय बात हो रही है, तो क्रिएटिव लोग कहीं ना कहीं तो अपनी रचनात्मकता निकालेंगे, दिखाएंगे दुनिया को। ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो ठीक है, नौकरी नहीं की तो दूसरे बहुत सारे रास्ते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब बच्चे भी बड़े हो गए हैं, अब मैं पेंटिंग, सबसे पहले मैं पेंटिंग और कहानियों पे अपना ध्यान दूंगी। तो मैंने एक तरफ कहानियाँ लिखनी शुरू की और पेंटिंग्स करना शुरू किया। तो ये मैं आपको बताती हूँ, ये 2003-04 की बात होगी। उसके बाद से मैंने अपना काम शुरू किया और मैंने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा और निरंतर अभी भी काम करती रहती हूँ। और लास्ट ईयर जैसे आप लोगों से भी जुड़ने का मौका मिला, ये भी बहुत सौभाग्य की बात है। और इस तरह कला यात्रा हमारी चलती रही है। तो ये भास्कर ग्रुप है और जागरण ग्रुप, कादम्बिनी, दिल्ली प्रेस वगैरह में मेरी बहुत सारी रचनाएं आई हैं। बहुत सारी रचनाओं के साथ मेरी पेंटिंग्स के फ़ोटोग्राफ भी आते हैं, तो वो समय समय पे प्रकाशित होते रहते हैं। और अपनी रचनात्मकता से मैं संतुष्ट होती रहती हूँ कि चलो ये काम हो गया, ये अच्छा लगता है कि मैं आगे कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। तो इस तरह मेरी कला यात्रा चलती रही। अब जो लास्ट ईयर मैंने ये किया, उसमें स्त्री के ऊपर मुझसे एक कविता मांगी गई थी कि वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर ये प्रोग्राम था, तो मैंने स्पेशल एक कविता लिखी थी। तो वो कविता भी मैं आगे आपको सुनाऊंगी। और सबसे पहले तो मैं, जो मेरे दिल के करीब है, वो कविता मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। ये मेरी जो रचना है, ये कहीं प्रकाशित हुई थी भोपाल में एक बार। तो इसमें मुझे उन दिनों की बड़ी याद आती है जब मैं दादी नानी के घर जाती थी, बहुत छोटी थी। आप जानते हैं, जो बाल मन पे जो छवि अंकित हो जाती है वो जीवन पर्यंत रहती है, आप कितने भी बड़े हो जाएं। तो वो गांव के कुएं, गांव के खेत या नानी का बहुत बड़ा घर, वो बहुत याद आता है। और वहाँ का बड़ा निश्चल जन सामान्य जो थे, वो बड़े निश्चल और बहुत स्नेही। ये सब चीज़ें बड़ी हम लोग मिस करते हैं, क्योंकि अब तो हम बहुत ही आर्टिफिशियल दुनिया में रहते हैं। और वो आपको कहीं ना कहीं बहुत याद आते हैं। तो उसको याद करके मैंने ये एक अपनी कविता लिखी थी, जो मेरे दिल के बहुत करीब है। तो वो उसको मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। ये एक गीत है कि मन की हद को तोड़ती झिड़कियाँ अच्छी लगी, मन की हद को तोड़ती झिड़कियाँ अच्छी लगी, आज खिड़की पर खड़ी वो लड़कियाँ अच्छी लगी, आज खिड़की पर खड़ी वो लड़कियाँ अच्छी लगी। उन्मुक्त अल्हड़ और खिसकती ओढ़नी अमराइयाँ, उन्मुक्त अल्हड़ और खिसकती ओढ़नी अमराइयाँ, खिलखिलाती धूप की अंगड़ाइयाँ अच्छी लगी, खिलखिलाती धूप की अंगड़ाइयाँ अच्छी लगी, आज खिड़की पर खड़ी वो लड़कियाँ अच्छी लगी। बरसों की खामोशी के बाद,
बरसों की खामोशी के बाद कह कहों का गूंजना, बरसों की खामोशी के बाद कह कहों का गूंजना, टूटती खामोशियाँ तन्हाइयाँ अच्छी लगीं, टूटती खामोशियाँ तन्हाइयाँ अच्छी लगीं, आज खिड़की पर खड़ी वो लड़कियाँ अच्छी लगीं। हम और तुम के आईने को तोड़ना था लाज़मी, हम और तुम के आईने को तोड़ना था लाज़मी, फासलों के टूटने की वो चुभन अच्छी लगी, फासलों के टूटने की वो चुभन अच्छी लगी, आज खिड़की पर खड़ी वो लड़कियां अच्छी लगी। उम्र के इस मोड़ पर, उम्र के इस मोड़ पर छाना उतरती धूप का, उम्र के इस मोड़ पर छाना उतरती धूप का, सांझ के रिश्तों पे छाई गर्मियाँ अच्छी लगी, सांझ के रिश्तों पे छाई गर्मियाँ अच्छी लगी, आज खिड़की पर खड़ी वो लड़कियाँ अच्छी लगी। शुक्रिया। सुशील भारती जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप काफ़ी इंस्पिरेशन देते हैं हम लोगों को। और राजू कपूर जुड़े हुए हैं इस समय, ये मेरे स्कूल के साथी हैं। और नेहा भी जुड़ी हुई हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मंजू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं इस सिलसिले में एक बात और बताना चाहूँगी, हिंदी से मेरा लगाव कैसे हुआ। मैंने तो ड्राइंग का एक तरीके से एक सब्जेक्ट चुना था, और मेरी जो बड़ी बहन थी उन्होंने हिंदी में पीएचडी की थी, और उन्होंने कामायनी पर अपना रिसर्च पेपर रखा था, और जयशंकर प्रसाद जी का उनका सब्जेक्ट था, और उन्होंने उस पर कामायनी अक्सर वो सुनाया करती थी और हम लोगों को पढ़ाती भी थी। पूरा हिंदी का कोर्स हम लोग एग्ज़ाम आने के पहले मेरी कुसुम दीदी पढ़ाया करती थी। दुर्भाग्य से लास्ट ईयर उनका देहांत हो गया। बहुत ही विदुषी महिला थी। तो हिंदी का एक तरीके से उन्होंने जो एक अलग जगाई हम लोगों के मन में, हिंदी का ज़माना, मतलब लोग अब थोड़ा कम पढ़ते हैं मुझे लगता है, लेकिन मैं अभी भी देखती हूँ जब लोगों को हिंदी से जुड़े हुए तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमारी भाषा बहुत समृद्ध है और इसमें जो रस है वो मुझे नहीं लगता है कि कहीं और आपको किसी और भाषा में मिलेगा, किसी और जगह पे मिलेगा। तो हम लोग बचपन से ही तमाम सारे कवियों को और इनको पढ़ते हुए बड़े हुए, तो वो मैं उन अपनी दीदी को भी इस माध्यम से नमन करती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी शिक्षा दी और हम लोगों को हिंदी के प्रति बहुत प्यार दिया कि आज मैं इस मुकाम पे हूँ कि मैं आज लाइव प्रोग्राम कर रही हूँ और हिंदी मुझे बहुत पसंद है। तो एक मैं अगली कविता अपनी, मैंने उम्मीद पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। उम्मीद शब्द जो है एक बहुत बड़ी चीज़ है। उम्मीद जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर जिस व्यक्ति ने उम्मीद खो दी है ना, उसने अपने जीवन में बहुत बड़ी चीज़ खो दी है। तो मैं हमेशा ये सभी को मोटिवेट करती हूँ, मेरे मिलने वाले या जितने भी हैं बच्चों को या सभी लोग जो मेरे संपर्क में रहते हैं, कि उम्मीद बहुत बड़ी चीज़ है। उम्मीद को आप कभी ना छोड़ें। और उस पर मैं कई कविताएं मैंने उस पर लिखी हैं। तो वो एक कविता मैं उसमें की आपको पढ़ के सुनाती हूँ। इस दरीचे से उतरती है सुनहरी धूप। ये मेरी कविता दैनिक भास्कर में प्रकाशित हो चुकी है और बहुत पसंद की गई थी। तो ये सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बता भी देती हूँ। इस दरीचे से उतरती है सुनहरी धूप, कुछ ख्वाब बो लेना उम्मीद के गमलों में, कुछ ख्वाब बो लेना उम्मीद के गमलों में, हौसलों के झारे से सींचते रहना सुबह शाम। हौसला बहुत ज़रूरी है। अगर आप उम्मीद पाल के रखते हैं तो हौसला भी रखना होगा। तो हौसलों के झारे से सींचते रहना सुबह शाम, मुरझा जाने का खौफ जब भी उतरे मन में, मुरझा जाने का खौफ जब भी उतरे मन में, अंजुरी भर भर के धूप छिड़कते रहना,
आपकी उम्मीद का पौधा मुरझा ना जाए, इसके लिए आप अंजूरी भर भर के धूप छिड़कते रहना। फिर देखना एक दिन चटकेंगी कलियां, तब खोल देना अंतस झरोखे, तब खोल देना अंतस झरोखे। जब समय बादल चाल बदले, जब समय बादल आएंगे तो आपके मन की कली खिलेगी। जब अनुकूल वातावरण मिलेगा तो ज़रूर गमलों में आपके उम्मीद के गमलों में ख्वाब पल्लवित होंगे। तो जब समय बादल चाल बदले तो भीग लेना और झूम लेना अपने मन सुमन खिल जाने के जश्न में। तो उम्मीद ना छोड़ें, और जीवन बहुत खूबसूरत है, उसमें एक उम्मीद का पौधा आप ज़रूर लगाएं। और धन्यवाद शैली, ये मेरी बहुत अच्छी सखी हैं और एक सुप्रसिद्ध पेंटर हैं, और हम लोग साथ मिलके बहुत सारा काम करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद शैली, आपका कविता सुनने के लिए और मुझे हौसला देने के लिए। तो आगे मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरे पिता भी बहुत साहित्य प्रेमी थे, और क्योंकि वो ज़माना ऐसा था, हो सकता है कि उनको उतना अनुकूल वातावरण नहीं मिला, तो अपने परिवार के लिए या घर गृहस्थी, या बहुत बड़े बड़े परिवार हुआ करते थे पहले, चाचा ताऊ सभी लोगों को साथ लेके चलना पड़ता है, अपने रिश्तेदारों को, सबको। तो हो सकता है कि उनको भी अगर आज का माहौल मिलता तो मुझे लगता है वो बहुत अच्छे कवि होते या कलाकार, कुछ ना कुछ तो वो करते, क्योंकि उनकी बातों के जवाब वो महफ़िलों में, कभी हम लोगों के परिवार में कुछ होता था तो कुछ न कुछ सुनाया करते थे खुसरो के, और या उस समय जो भी प्रसिद्ध लोग हुआ करते थे उन लोगों के बारे में कुछ न कुछ सुनाते थे। तो थोड़ी थोड़ी हम लोग सुनते रहते थे और आत्मसात करते रहते थे। तो बहुत ही ज्ञानी, और उनको इतिहास का भी बहुत ज्ञान था। तो मैं उनको भी नमन करती हूँ कि बहुत अच्छा परिवार मिला, और इस तरह के लोग थे। साहित्यिक गतिविधियाँ इस तरह की होती थी कि उस ज़माने में इंटरनेट नहीं था जब हम लोग छोटे थे, और आपकी टीवी वगैरह भी बाद में आया है, ये सब चीज़ें तो बहुत बाद में आई हैं। तो उन दिनों न्यूज़पेपर या मैगज़ीन्स आती थी, तो मैगज़ीन्स पे हम लोग घर में 7, 8, 10 मैगज़ीन्स मेरे पिताजी मंगवाते थे कि हम लोग पढ़ें उसको। और उन दिनों जब न्यूज़पेपर वाला आपका जो मैगज़ीन कोई नई लेके आता था तो ऐसा लगता था कोई ख़जाना मिल गया है, और हम लोगों में खींचतान हो जाती थी कि पहले मैं पढूं या पहले आप पढ़ोगे। तो ये समय बहुत अच्छा निकला हम लोगों का, उसी से हम लोग पढ़ के आज आगे बढ़ के आए हैं यहाँ तक। और फिर मैं एक और कविता आपको बताती हूँ। मैंने कुछ कविताएं रिश्तों को लेकर भी लिखी है, माँ के ऊपर, बहन के ऊपर, बेटी के ऊपर। ये जो स्त्रियों से संबंधित मेरी पेंटिंग्स भी रहती हैं और कविताएं भी रहती हैं। तो मैंने एक ये बेटी को लेकर एक कविता लिखी है, आशा है आपको पसंद आएगी। ये बिल्कुल ताज़ी ताज़ी लिखी हुई कविता है कि बेटियाँ ससुराल चली जाती हैं, बेटियाँ ससुराल चली जाती हैं, बेटियाँ एक दिन विदा हो जाती हैं, बेटियाँ एक दिन विदा हो जाती हैं। क्या सच में? क्या वो सच में हमसे दूर चली जाती हैं? दरअसल वो पूरी नहीं जा पाती हैं, वो थोड़ी सी यहीं रह जाती हैं। अब कहाँ कहाँ रह जाती हैं बेटियाँ, देखिए। जब बारिश होती है तो बूंदों की बौछार में, जब बगिया में फूल खिलते हैं तो बगिया की खिलती बहार में, गलबहियों के हार में और पप्पा के दुलार में, गलबहियों के हार में और पप्पा के दुलार में,
थोड़ी सी यहीं रह जाती हैं, वो पूरी कब जा पाती हैं। और कहते हैं लोग कि बेटियां विदा हो जाती हैं, दरअसल वो पूरी नहीं जा पाती हैं, थोड़ी सी यहीं रह जाती हैं, थोड़ी सी पीहर में रह जाती हैं। और बेटियां कब कब याद आती हैं, जब खनकती हंसी में, लरसती हंसी में, खनकती चूड़ियों में, मिट्ठू की बोलियों में और खट्टी मीठी गोलियों में, मिट्ठू की बोलियों में और खट्टी मीठी गोलियों में, चटकारे सी थोड़ी सी यहीं रह जाती हैं, चटकारे सी थोड़ी सी यहीं रह जाती हैं। कहते हैं लोग कि बेटियां विदा हो जाती हैं। फिर तीज में, त्योहार में, गप्पों की फुहार में, जब घर में महफिल जमती है तो और तीज होते हैं तो तीज और त्योहारों में, गप्पों की फुहारों में, सूने पड़े गलियारों में, सूने पड़े गलियारों में, सूने पड़े गलियारों में, आंगन में, चौबारों में, अपनी आमद की आहट सी मुस्कुराती हैं, अपनी आमद की आहट सी मुस्कुराती हैं। लोग कहते हैं कि बेटियां विदा हो जाती हैं, वो पूरी नहीं जा पाती हैं, थोड़ी सी यहीं रह जाती हैं। और कब कब बेटियों की याद आती है, अगर वो विदा हो जाती हैं तो संझा दिया बाती में, संझा दिया बाती में, परदेश से आई पाती में, संझा दिया बाती में, परदेश से आई पाती में, माँ के दिन और रातों में दीप मालिका सी झिलमिलाती हैं, माँ के दिन और रातों में दीप मालिका सी झिलमिलाती हैं। लोग कहते हैं कि बेटियां विदा हो जाती हैं। सच तो ये है कि वो पूरी नहीं जा पाती हैं, थोड़ी सी पीहर में रह जाती हैं। थैंक यू सुशील जी हौसला अफजाई के लिए। और मैं एक चीज़ और बीच में बताना चाहूँगी। पिछले साल जब राही पब्लिकेशन का प्रोग्राम हुआ, वो महीना मेरे लिए बहुत लकी साबित हुआ। आपका ये जो ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल हुआ, वो हम सबका, एक तो वो बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ मेरे लिए। दूसरा, मेरी कुछ पेंटिंग्स जो हैं नजफगढ़ मेट्रो स्टेशन पर लगी और वो हमेशा के लिए लग गई हैं। तो कभी आप लोगों का, जो लोग भी प्रोग्राम देख रहे हैं, कभी जाना हो तो आप ज़रूर जाके देखें। वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ। तो एक बड़ी अच्छा मेरे लिए सितंबर मंथ रहा, जिसमें मेरी पेंटिंग्स और मेरी साहित्य यात्रा दोनों को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। अब मैं अपनी एक पहली रचना आपको सुनाऊंगी जो पब्लिश हुई थी। ये बात है 1987 की। तो 1987 में हम लोग, मैं तो कॉलेज में थी उस टाइम, लेकिन हम लोगों को ये नहीं पता था कि किस तरह रचना भेजें, कैसे क्या करें। कॉलेज स्कूल में तो चलिए हो जाता था कि वहाँ पर हमने अपनी मैगज़ीन में दे दिया तो आ भी जाती थी, लेकिन राष्ट्रीय स्तर की किसी पत्रिका में किस तरह भेजा जाता है ये मालूम नहीं था। तो एक बार एक नई कलम नाम से कॉलम था, क्योंकि मैगज़ीन्स बहुत सारी घर में आती थी तो हम लोग पढ़ते रहते थे। तो उसमें मैंने देखा कि नई कलम से एक है, तो चलो एक गज़ल लिख के, गीत लिख के उसमें बेचते हैं। चिट्ठी के द्वारा रचना भेजी गई। चिट्ठी आने और जाने और सेलेक्ट होने में 2-3 महीने का समय लग जाता है, बात को भूल भी जाते थे हम लोग उस टाइम। तो फिर मैंने भेज दिया। जब ये मई का महीना था, मुझे आज डेट भी याद है, 31 मई 1987 में मेरी पहली जो गज़ल नुमा एक वो था, गीत था, तो वो पब्लिश हुआ। और जब मैंने अपनी तस्वीर और
गज़ल देखी तो मुझे लगा जैसे कि पता नहीं कौन सा ख़जाना मिल गया है, और इससे बढ़कर तो मेरे लिए अब खुशी की ज़िंदगी में कोई बात नहीं हो सकती है। तो वो गज़ल मैं अभी, हो सकता है कि थोड़ी बहुत उसमें त्रुटियां हों, लेकिन मैं आपको इस माध्यम से आज लाइव ज़रूर सुनाऊंगी कि जो सबसे पहली मेरी गज़ल थी। तो वो इस तरह थी कि धरती की गोद में आसमान सो गया, धरती की गोद में आसमान सो गया, तारीख़ ए मौजूदा में एक दिन खो गया, तारीख़ ए मौजूदा में एक दिन खो गया, धरती की गोद में आसमान सो गया। छोटे छोटे भावनाएं थी उस टाइम, तो वही मैंने इसमें दी हैं। उनका उस समय क्या अर्थ था या जो भी मैंने सोच के लिखा था उस समय की जो भावनाएं थी, बस वही मैंने इसमें लिखी हुई हैं। शबनम से भीगी इन फूलों की मेड़ों पर, शबनम से भीगी इन फूलों की मेड़ों पर, कांटों के बीज कौन कमबख्त बो गया, शबनम से भीगी इन फूलों की मेड़ों पर, कांटों के बीज कौन कमबख्त बो गया, धरती की गोद में आसमान सो गया, तारीख़ ए मौजूदा में एक दिन खो गया। रिश्तों के जंगल में, रिश्तों के जंगल में उम्र भर जो भटका था, रिश्तों के जंगल में उम्र भर जो भटका था, थक कर मुसाफिर वो आज रात सो गया, थक कर मुसाफिर वो आज रात सो गया, धरती की गोद में आसमान सो गया, तारीख़ ए मौजूदा में एक दिन खो गया। अगला शेर है, हंसते थे जीवन भर हम जिसकी अदाओं पे, हंसते थे जीवन भर हम जिसकी अदाओं पे, उसकी मज़ार पे ये आज कौन रो गया, उसकी मज़ार पर ये आज कौन रो गया, धरती की गोद में आसमान सो गया, तारीख़ ए मौजूदा में एक दिन खो गया। जी धन्यवाद शैली, धन्यवाद मंजू जी, मुझे हौसला अफजाई देने के लिए। राजपाल जी और ममता जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू ममता जी। जी उम्र तो कम थी, अब ये सब देखिए भावनाओं की बात होती है, अपने अंदर होते हैं, और उस समय जो रस आपको प्रभाव दे जाए, आप अगर उसको कागज़ पे उतार लें तो आपकी एक कविता बन जाती है, अमर हो जाती है। तो ये उसी का एक एग्ज़ाम्पल है कि मेरी ये गज़ल मैंने आपको अपनी पहली आज पढ़कर सुनाई। दोस्तों, इस बीच में मैंने दिल्ली आकर काफ़ी अपनी एग्जीबिशंस वगैरह करी। मैंने आर्टिस्ट ऑफ द वीक ताज पैलेस होटल में भी मेरा एक हफ़्ते का बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था, तो उसमें मुझे आर्टिस्ट ऑफ द वीक के नाम से मैं वहाँ पर एक हफ़्ते तक मैंने एग्जीबिशन की। बाकी भी मैंने बहुत सारे सोलो अपने शोज़ वगैरह किए हैं, और अभी मैं इंटरनेशनल लेवल पे भी मैंने 4-5 अपनी एग्जीबिशंस कर ली हैं, और साहित्य की यात्रा साथ साथ चलती रहती है। कहानियाँ मैं लिखती रहती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं लिखती हूँ, लेकिन बहुत मन में मनन करने के बाद जब मुझे अच्छी लगती है तो मैं वो फिर कागज़ पे उतार लेती हूँ। इसी तरह कविताओं का भी है कि जब मुझे अच्छा लगता है कि नहीं ये पेश करने लायक है, तो फिर मैं उसको कागज़ पे उतार लेती हूँ। विचार निरंतर चलते रहते हैं। आप सभी गुणी जन हैं, ये जानते हैं, आप लोग सभी लोग काम करते रहते हैं, साहित्य से जुड़े हुए हैं, तो ये निरंतर काम हमारा चलता रहता है। तो उसके बाद मैं एक और कविता है मेरी,
चूँकि सभी कविताओं को पेश करना है तो मैं अलग अलग विषय पे आपको अपनी जो कविताएं मैं सुना सकती हूँ इस प्रोग्राम में, तो उतनी मैं सब आपको सुनाती हूँ कविताएं। तो ये जो लास्ट ईयर अपना ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल हुआ था, तो उसमें बात उठी थी कि वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर आपको अगर कविता हो तो बहुत अच्छा है। तो मैंने उसी समय फिर एक स्त्री के ऊपर एक कविता लिखी कि एक स्त्री के लिए तो आप कोई चीज़ निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि उसको किन सीमाओं में बांधा जाए। वो धरती से मैं उसकी तुलना कर सकती हूँ कि वो एक धरती का दूसरा रूप है, उसमें धैर्य है और उसके बहुत सारे रूप हैं। उसको कितने काम करने पड़ते हैं, उसको कितने मोर्चों पे आगे रहना पड़ता है और उसकी धैर्य की कोई सीमा नहीं है। इसीलिए वो धरती से ही सिर्फ उसकी मैं तुलना कर सकती हूँ स्त्री की। और स्त्री को लेकर मैंने बहुत सारी पेंटिंग्स भी बनाई हैं, स्त्री और प्रकृति के ऊपर। चूँकि मेरा जन्म ही जंगल में हुआ था तो जंगलों से मुझे बहुत प्यार है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से जुड़े रहने के कारण मैंने जंगलों में बहुत बहुत घूमी हूँ, बहुत देखा है। पहले तो बहुत ज़्यादा हम लोग रहते थे अंदर, हम लोगों के फॉरेस्ट के जो बंगले होते थे वो सब अंदर ही होते थे। तो पेड़ों से भी मुझे बहुत प्यार है और प्रकृति से प्यार है, और प्रकृति से प्यार है तो स्त्री से भी प्यार है, स्त्री के कामों से भी प्यार है कि उसके आप ये देखिए कि कितने उसको कर्तव्य निभाने पड़ते हैं। अगर वो एक माँ है, एक गृहिणी है, एक कलाकार है, तो सारी चीज़ें उसको समेट के आगे चलना पड़ता है और अपने आराम के समय में से वो रचनात्मक कार्य करती है। और ये एक बहुत सराहनीय, इसके लिए तो एक अलग से मतलब लेख लिखा जा सकता है कि अपने आराम के समय को चुरा के वो फिर अपना रचनात्मक काम करती है। तो उसको कोटि कोटि नमन होना चाहिए स्त्री के लिए। तो स्त्री के ऊपर ये मैंने जो कविता लिखी थी, ये हमारी कही अनकही जो हमारी पुस्तक प्रकाशित हुई है, तो उसमें ये है। और सुशील जी, मैं आपका बहुत बहुत इस बात का भी धन्यवाद करती हूँ कि आपने इसका जो क्लिपिंग है एक अलग से भी आपने मुझे दिया था। स्त्री जो मैंने वहाँ पे टीवी के प्रोग्राम में पढ़ा था, तो वो बहुत पसंद किया गया और मेरे पास मैंने जहाँ जहाँ भी उसको शेयर किया, लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है मुझे। तो ये कविता मैं आपके सामने अभी प्रस्तुत करती हूँ कि स्त्री तरला हो तुम, स्त्री तरला हो तुम, स्निग्ध और ममतामयी, स्निग्ध और ममतामयी, घुल मिल जाना जहाँ दिखें शुष्क धाराएं, घुल मिल जाना जहाँ दिखें शुष्क धाराएं, भिगो देना कण कण नव पल्लव, भिगो देना कण कण नव पल्लव, क्योंकि उर्वरता का संचार हो तुम। स्त्री, क्योंकि उर्वरता का संचार हो तुम। स्त्री, शीतलता भरी बयार हो तुम। स्त्री, शीतलता भरी बयार हो तुम, छू देना हौले से, छू देना हौले से व्यथित हृदय और दुखित मन, व्यथित हृदय और दुखित मन, वातायन के पार, वातायन के पार ब्रह्मांड से धरातल तक बह जाना, ब्रह्मांड से धरातल तक बह जाना, आखिर मधुर बयार हो तुम। स्त्री, आखिर मधुर बयार हो तुम। स्त्री, मेघा हो तुम। स्त्री क्या नहीं है, वो तरल है, तरला है, शीतलता भरी बयार है और बादल भी है। तो स्त्री मेघा हो तुम, जल तत्व से पोषित, कर्तव्य बोध से भरी हुई।
स्त्री मेघा हो तुम, जल तत्व से पोषित, कर्तव्य बोध से भरी हुई, बरस जाना मेघ मल्हार सी। दग्ध हृदय, कहाँ पे बरसना? दग्ध हृदय और चटकी धरा पर। मेघ मल्हार सी, दग्ध हृदय और चटकी धरा पर, क्योंकि आस और जीवन का आधार हो तुम। स्त्री, आस और जीवन का आधार हो तुम। स्त्री सरिता हो तुम, स्त्री नदी भी है। स्त्री सरिता हो तुम, निरंतर प्रवाहित। उसके जो काम होते हैं और उसके कर्तव्य होते हैं वो कभी ख़त्म नहीं होते हैं। तो स्त्री सरिता हो तुम, निरंतर प्रवाहित, गतिमय और अनथक। निरंतर प्रवाहित, गतिमय, अनथक, दोनों पाठ पाश में समेटे। दोनों किनारे अपने हाथों में लेकर नदी चलती है। उसी तरीके से स्त्री का स्वरूप भी है कि दोनों पाठ पाश में समेटे, कल कल संचरित, कल कल संचरित, निरंतर, गति का विस्तार हो तुम। स्त्री गति का विस्तार हो तुम। स्त्री गीत हो तुम। स्त्री गीत हो तुम, नवलिखित और अनसुना। स्त्री गीत हो तुम, नवलिखित, अनसुना, सप्त सुर से बांध मन को, सर्वप्रिय संगीत रचना। सप्त सुर से बांध मन को, सर्वप्रिय संगीत रचना। आखिर गुंजित स्वर आलाप हो तुम। आखिर गुंजित स्वर आलाप हो तुम, गीत हो तुम, सरिता हो तुम, तरला हो तुम। स्त्रियों के लिए जितना लिखा जाए वो कम है। तो ये मेरी रचना स्त्रियों को समर्पित थी। आज मैं एक बात और कहना चाहूँगी इसी के माध्यम से कि हमारा देश बहुत बड़ी त्रासदी से गुजर रहा है। एक तरफ वैश्विक बीमारी है जिससे जूझ रहे हैं हम सभी, और लॉकडाउन के चलते हमारे बहुत सारे काम रुक गए हैं, लेकिन रचना है तो इसी माध्यम से हम लोग आज रूबरू हैं। तो एक तरफ तो वैश्विक बीमारी है और दूसरी हमारी जो सरहद है, सरहद की रक्षा एक बहुत बड़ा सवाल है वहाँ का भी। तो देखिए, हम लोग जब आराम से अपने घर में बैठे हुए हैं और बोर हो रहे हैं, या हम और ऐसी कोई चीज़ें करते हैं कि हम मार्केट नहीं जा पा रहे हैं, या हम ये नहीं कर पा रहे हैं, हम वो नहीं, आप ये सोचिए कि इस समय भी हमारे या हमेशा ही हमारे सरहद पर हमारे सैनिक हमारे लिए कितना काम कर रहे हैं। तो हम सबको सैल्यूट करना चाहिए। हमारी देश की जो सेना है वो हर प्रकार से हमारी रक्षा के लिए तत्पर है। और इस बीच में अगर कोई ऐसी खबर आती है कि सीमा पे कोई शहीद हो गया, कोई भी, तो बहुत दर्द दे के जाती है। और ये बहुत ही दुखद, मतलब एक जो हम लोग सुनते हैं तो 2-4 दिन तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि ये बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है। हमारे अच्छे खासे जवान सैनिक सीमा पे शहीद हो जाते हैं, उनके परिवारों पर क्या बीतती होगी, कैसा है, ये नहीं होना चाहिए, कुछ ठीक नहीं है ये जो भी है। तो इस पे भी मैंने एक कहानी लिखी थी, उदास फूल। उस कहानी में मैंने यही बताया था कि एक जवान शहीद हो जाता है और जो मुआवजे की राशि है उसकी पत्नी को मिलती है, और फिर एक दिन उसकी पत्नी भी छोड़ के चली जाती है, घर को छोड़ के चली जाती है। तो उसके माँ बाप के पास क्या बचता है। तो ये बहुत ऐसा सब्जेक्ट मैंने लिया था और इसी पे मैंने एक गीत भी लिखा था
जब कारगिल का युद्ध हुआ था उस टाइम मैंने ये गीत लिखा था, तो वो भी मैं आपके सामने पेश करूँगी। तो ये हम सबको बहुत ही नमन करना चाहिए ऐसे हमारे जवानों को, और उनके लिए एक मेरा एक श्रद्धांजलि स्वरूप ये एक गज़ल नुमा गीत है, तो मैं वो आपके सामने पेश कर रही हूँ। कारगिल के टाइम मैंने ये लिखी थी कि सरहदों की जंग में ये चांद पीला हो गया, सरहदों की जंग में ये चांद पीला हो गया, आज इंसान के रगों का खून नीला हो गया। सरहदों की जंग में ये चांद पीला हो गया, आज इंसान की रगों में खून नीला हो गया। अब जवान की मौत होती है तो उसके गांव में, उसके परिवार में क्या बीतती है, ये उस माहौल पर मैंने सोच के लिखा है। बहुत मतलब ये दर्द लगता है उन लोगों के लिए कि उनके परिवार पे क्या बीतती है। अब गांव में क्या होता है कि सुबह का मुखड़ा है फीका, सुबह का मुखड़ा है फीका, शाम भी बेनूर है, सुबह का मुखड़ा है फीका, शाम भी बेनूर है, भोर की लाली का चोरी हो गया सिंदूर है, भोर की लाली का चोरी हो गया सिंदूर है, सरहदों की जंग में ये चांद पीला हो गया, आज इंसान की रगों का खून नीला हो गया। अब गांव में और क्या माहौल है, एक जवान की अगर मौत हो जाती है, परिवार तो परिवार है, पूरा गांव उससे द्रवित है और दुखी है। दूर तक खोया समा है, दूर तक खोया समा है, सूनी सी पगडंडियाँ, दूर तक खोया समा है, सूनी सी पगडंडियाँ, एक इंसान क्या गया कुल गांव बेवा हो गया, एक इंसान क्या गया कुल गांव बेवा हो गया, सरहदों की जंग में ये चांद पीला हो गया, आज इंसान के रगों का खून नीला हो गया। अब परिवार पे क्या बीतती है उनके, कि माँ बहन भाई सहोदर, माँ बहन भाई सहोदर, वीर दिद्दा बेटियाँ, माँ बहन भाई सहोदर, वीर दिद्दा बेटियाँ, अजनबी इस शहर में हर एक रिश्ता खो गया, अजनबी से शहर में हर एक रिश्ता खो गया, सरहदों की जंग में ये चांद पीला हो गया, आज इंसान के रगों का खून नीला हो गया। उसके साथ साथ पूरा गांव उदास हो गया है। अगर उस गांव में किसी शहीद का एक तिरंगे में लिपटा हुआ शव आता है, और तो पूरे गांव पे क्या बीतती है कि सांझ के चूल्हे वो पनघट, सांझ के चूल्हे वो पनघट, गमज़दा पनिहारी ने, सांझ के चूल्हे वो पनघट, गमज़दा पनिहारी ने, दर्द प्यासा अजनबी बन आया यहीं का हो गया, सांझ के चूल्हे वो पनघट, गमज़दा पनिहारी ने, दर्द प्यासा अजनबी बन आया यहीं का हो गया, सरहदों की जंग में ये चांद पीला हो गया, आज इंसान की रगों का खून नीला हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जी, ममता सोनी जी, आपका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आपने धन्यवाद धन्यवाद। एक मैंने अभी एक उम्मीद पर एक कविता सुनाई थी आपको, तो उम्मीद पर ही मैंने एक और कविता लिखी है, उम्मीद का दामन पकड़े रहना चाहिए। तो ये कविता भी मैं आपको प्रस्तुत करती हूँ।
कि इस आंगन में उतर आती हैं गाहे बगाहे, इस आंगन में उतर आती हैं गाहे बगाहे सतरंगी किरणें, सहेज कर उन रंगों को, सहेज कर उन रंगों को पिरो लेना जतन से, सहेज कर उन रंगों को पिरो लेना जतन से मन के मजबूत धागे में, पिरो लेना जतन से मन के मजबूत धागे में, और धैर्य की मजबूत गांठ से कस लेना सात रंगों को, और धैर्य की मजबूत गांठ से कस लेना सात रंगों को, जो आहिस्ता आहिस्ता उतरते आ रहे हों मन प्रांगण में, जो आहिस्ता आहिस्ता उतरते आ रहे हों मन प्रांगण में। सुस्त धूल को झाड़ देना, सुस्त धूल को झाड़ देना मन आरसी के कोने कोने से, और जतन से बिछाना अंगनारे में इंद्रधनुषी चादर, और जतन से बिछाना अंगनारे में इंद्रधनुषी चादर, और नयन दहरी पर दीप जलाकर उजाला हमेशा आसपास रखना, और नयन दहरी पर दीप जलाकर उजाला सदैव आसपास रखना, और देखते जाना तिमिर की हार को। शुक्रिया। दोस्तों, एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी कि मैंने संस्कार चैनल पे भी कुकरी प्रोग्राम भी काफ़ी कुछ किए हैं, और कुछ इंटरव्यूज़ भी मेरे टीवी में आए हैं, जी सलाम में, और इसके अलावा भोपाल के भी टीवी में, और अभी तो इसमें मारवा स्टूडियो में भी मेरा एक इंटरव्यू आया था। इन सब के लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, और मैं ये चाहती हूँ कि हम सब साहित्य की दुनिया के साथ एक दूसरे के साथ जुड़े रहें। समय धीरे धीरे आगे जा रहा है। मैं एक कविता या दो कविताएं और सुना देती हूँ आपको। मैंने ऋतुओं पे भी बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, और मेरी बड़ी दिली इच्छा है कि मैं 12 मासी या चौमासे पर एक अपनी कविताओं का संग्रह निकालूं। तो आगे मुझे उम्मीद है कि ये मेरी इच्छा पूरी होगी, और आप सबका साथ रहेगा तो ज़रूर मेरी इच्छा पूरी होगी। तो एक मैंने पिछले साल गर्मियों पे लिखी थी। गर्मी के मौसम में क्या हाल होता है, कैसा माहौल हो जाता है। तो ये कविता मैं आपको सुना देती हूँ। ये भी मेरी प्रकाशित एक रचना है, और कहीं अनकहीं में भी है ये कविता। कि सूरज ने पीली नदियाँ, सूरज ने पीली नदियाँ मुरझाए से वन, सूरज ने पीली नदियाँ मुरझाए से बन, चुग्गा ढूंढे ना मिले बुझे चिया के मन, चुग्गा ढूंढे ना मिले बुझे चिया के मन। इस लाइन के बाद मैं एक बात बीच में कहना चाहती हूँ कि गर्मी का मौसम आ गया है, और हम सबको अपने साथ साथ चिड़ियों का और पशु पक्षियों का भी बहुत बहुत ध्यान रखना चाहिए। हमें पता है कि ये जो हमारी घरेलू चिड़िया जो गौरैया है, ये अब धीरे धीरे विलुप्त प्रजाति में जा रही है, तो इसे हमें बचाना है। तो आप लोग कृपया उसके लिए पानी रखें घर में, और दाना ज़रूर डालें, और पानी का बर्तन आप बालकनी में नीचे साइड रखें, ऊपर ना रखें, वो नीचे गिर जाने का भी उसका डर होता है। बहुत लोग ऊपर रख देते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं है, हवा से वो नीचे गिर सकती है। तो ये हमको इंतज़ाम अपनी विलुप्त प्रजाति ना हो जाए गौरैया, इसके लिए हमें इसका विशेष ध्यान रखना है। तो मैं ये कविता पूरी कर लेती हूँ। सूरज ने पीली नदियाँ मुरझाए से वन, चुग्गा ढूंढे ना मिले बुझे चिया के मन। रात ओढ़ के सो गई,
धूमिल सी चादर। रात ओढ़ के सो गई धूमिल सी चादर, सूखा आंगन बाँट रहा, सूखा आंगन बाँट रहा नीर भरा बादल। चटकी चटकी हो गई धरा की कोमल देह, चटकी चटकी हो गई धरा की कोमल देह, रूप की सुख सौगात ले कब बरसेंगे मेह, रूप की सुख सौगात ले कब बरसेंगे मेह। और पीले पत्ते सा कपे डार का नाजुक तन, पीले पत्ते सा कपे डार का नाजुक तन, कब चटके मन की कली आस जोता मन, कब चटके मन की कली आस जोता मन। धूल हवा संग जूझ रही, बहुत आंधी आती है गर्मी में और अपने साथ धूल भी लाती है, तो उस पर यह है पेश है कि धूल हवा संग जूझ रही जब तब बात बेबात, धूल हवा संग जूझ रही जब तब बात बेबात, बहस ख़त्म ना हो रही दिन हो चाहे रात, बहस ख़त्म ना हो रही किसकी, धूल और हवा की, बहस ख़त्म चाहे रात। जाने किस कोने छुपी पुरवैया किस ठाव, जाने किस कोने छुपी पुरवैया किस ठाव, सूरज फिर खेल रहा, सूरज फिर खेल रहा तेवर वाले दांव। तो ये मेरी एक ग्रीष्म ऋतु पे एक कविता है जो मैंने आपको अभी सुनाई है, और मुझे लगता है अब समय बहुत कम है, तो सिर्फ मैं एक और कविता पढ़ती हूँ, उसके बाद आपसे विदा लेती हूँ। तो ये कविता मेरी बसंत ऋतु पर है। जी ममता जी, मेरी किताब का आप इंतज़ार कर रही हैं, बहुत खुशी की बात है। और जो मेरी कविताओं की अब जो भी मैं एक पुस्तक बनाऊंगी वो राही पब्लिक, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से बीच में हमारी आपकी बात नहीं हो पाई, तो ममता जी मैं आपकी बात का ध्यान रखूंगी, और जब भी हमारी ये पुस्तक पब्लिश होगी तो मैं आपको ज़रूर एक पुस्तक दूंगी। और मेरी कहानियों पर एक पुस्तक आ रही है, वो चूँकि वो पहले से मैंने कहीं और पब्लिश करने के लिए दी हुई थी, तब मैं इतना मुझे नहीं पता था कि मुझे राही पब्लिकेशन से मेरी मुलाकात नहीं हुई थी, तो उसके पहले से मेरी पुस्तक एक प्रकाशनार्थ रखी हुई है, तो वो एक कहानी संग्रह है मेरा, वो आने वाला है, तो मैं ज़रूर वो पेश करूँगी। बस मैं ये अपना एक समापन कविता एक वसंत की मैं देती हूँ आपको, सुनाती हूँ, और उसके बाद मैं आपसे विदा लूँगी। जी, ये मैंने कविता बसंत ऋतु पे लिखी है, और इसमें है कि इस तरह है ये कविता कि आयो सखी मधु ऋतुराज बसंत, बहुत मीठा मौसम माना जाता है। आयो सखी मधु ऋतुराज बसंत, अविजित शिशिर का हुआ अंत, आयो आज बसंत अविजित शिशिर का हुआ अंत, धरती ने ओढ़ी पीत चुनर, धरती ने ओढ़ी पीत चुनर, दिनकर के तेवर तीक्ष्ण प्रखर, सूरज बहुत तेज चमकने लगा है, तो दिनकर के तेवर तीक्ष्ण प्रखर, फूले महुआ चहु दिग दिगंत, फूले महुआ चहु दिग दिगंत, आयो सखी मधु ऋतुराज बसंत। इस मौसम में मीठी आंधी आने लग जाती है, तो मीठी आंधी फगुनी बयार, हवा भी ठंडी होती है और आंधी भी चलती है, तो मीठी आंधी फगुनी बयार, वामा तकती नित घर का द्वार, स्त्री अपने दरवाजे पे खड़े होकर अपने पति का इंतज़ार करती रहती हैं। तो मीठी आंधी फगुनी बयार, वामा तकती नित घर का द्वार, लौटा अब तक ना मेरा कंत, आयो सखी मधु ऋतुराज बसंत।
फागुन पहुना ने दी दस्तक। क्योंकि बसंत ऋतु चल रही है और इसके तुरंत बाद फागुन आता है, तो फागुन नामक मेहमान उसने दस्तक दे दी है आपके दरवाजे पर। तो फागुन पहुना ने दी दस्तक, पीछा करता पहुंचा घर तक। फागुन पहुना ने दी दस्तक, पीछा करता पहुंचा घर तक। गए राह भटक मनवा के संत, गए राह भटक मनवा के संत। आयो सखी मधु ऋतुराज बसंत, अविजित शिशिर का हुआ अंत, अविजित शिशिर का हुआ अंत। इसी कविता के साथ मैं आप सबसे अब विदा चाहूँगी। थैंक यू सुशील जी, आपने बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे मुझे जोड़ा और आज इस लाइव प्रोग्राम को करके मुझे भी बहुत अच्छा लगा है। मुझे आशा है आप इसी तरह के प्रोग्राम फिर आपके तो करते रहते हैं आप, और फिर मुझे आप बुलाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद।